नमस्कार, एसटीवी हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसान तरह तरह की रणनीति बना रहे हैं ताकि सरकार उनकी मांगों को माने और वो खुशी खुशी घर वापसी कर सके। लेकिन करीब 10 महीने हो गए। 10 महीनों में 11 दौर की बातचीत हो गई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। मजबूरन किसान आज भी वहीं खड़े हैं, उसी मांग के साथ, जिस मांग के साथ वो 26 नवंबर 2020 को दिल्ली के बॉर्डर्स पर पहुंचे थे। इस बीच कई बार किसानों ने भारत बंद बुलाया, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। अब एक बार फिर 27 सितंबर को भारत बंद बुलाया गया है और इसे लेकर किसानों ने तैयारी नहीं बल्कि महातैयारी शुरू कर दी है। क्या कुछ उनकी महातैयारी है, ये रिपोर्ट आपको समझाएगी। राजनीतिक पार्टियों का वो नारा तो आपको याद ही होगा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और किसान भी इसी मंत्र के साथ 3 कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानूनी गारंटी को लेकर दिल्ली के बॉर्डरों पर धरना दे रहे हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक उनकी घर वापसी नहीं होगी, चाहे इसके लिए उन्हें देश के अगले चुनाव तक ही इंतजार क्यों न करना पड़े। इस बीच किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है और इस आह्वान के साथ ही किसान गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को बंद में साथ देने की अपील कर रहे हैं। इसको लेकर सोनीपत में बाइक रैली भी निकाली गई। साथ ही किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से बंद को सफल बनाने की भी अपील की। 27 सितंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें भारत के 5000 से अधिक सामाजिक संगठन भाग ले रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं भारत का आम जन भी इस भारत बंद के आह्वान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। 27 सितंबर को किसानों का भारत बंद सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। इस दौरान आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसानों के भारत बंद के दौरान क्या क्या बंद रहेगा, एक नजर डालते हैं। भारत बंद में किसानों की रणनीति। केंद्र और राज्य सरकारों के सभी दफ्तर कराए जाएंगे बंद। बाजार, दुकान और उद्योगों को बंद करने की अपील। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सभी तरह के शिक्षण संस्थान बंद रखने की अपील। हर तरह का सार्वजनिक यातायात और निजी वाहनों का करेंगे चक्का जाम। सभी तरह के सरकारी कार्यक्रमों का करेंगे विरोध। इसके अलावा बंद के दौरान कुछ छूट भी दी गई है, जो इस प्रकार है। भारत बंद में इन्हें मिलेगी छूट। अस्पताल, मेडिकल स्टोर, एम्बुलेंस और मेडिकल सेवाओं को छूट। एक तरफ किसान बंद को सफल बनाने के लिए रणनीति बना रहे हैं, क्या बंद रहेगा और किसे छूट दी जाएगी उसकी लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिरसा में किसानों ने बारिश की वजह से खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए तहसीलदार के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को पूरा करे या फिर आंदोलन के लिए तैयार रहे। हम देश का किसान पिछले 1 साल से लगातार 3 काले कानूनों और एमएसपी गारंटी कानून के लिए सरकार से लगातार लड़ाई लड़ रहा है, बॉर्डरों के ऊपर बैठा है। वहीं जहां राज हमसे रूठा हुआ है, वहां राम ने भी रूठने का काम किया कि अभी जो पीछे बारिशें हुई पूरे हरियाणा के अंदर, तो खरीफ की फसल लगभग 70% से लेकर 100% तक नष्ट हो गई। तो किसान आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका है। जो नरमे की फसल जिसके ऊपर की लगभग 35,000 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा आता है, चाहे वो गवार की हो चाहे मूंगफली की, बिल्कुल पकी पकाई जो बहुत शानदार फसलें थी, वो फसलें पूरी तरह से किसानों के खेतों से नष्ट हो गई। उसको लेकर आज अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के बैनर के नीचे जिले के किसानों ने सरकार को ज्ञापन सौंपा है कि आप हमारी फसलों की स्पेशल गिरदावरी कराकर किसान को प्रति एकड़ 40,000 रुपया मुआवजा दें। वहीं सिरसा के ही मोरीवाला में बिजली निगम की रेट के खिलाफ किसानों ने एकजुट होकर बिजली निगम के एसी से मुलाकात की। दरअसल किसान इस बात से नाराज हैं कि मोरीवाला के एक किसान के घर पर छापेमारी की गई। जब कुछ नहीं मिला तो अनुमान के आधार पर 70,000 का जुर्माना लगा दिया गया और मामले को हल करने के लिए रिश्वत की डिमांड की गई। किसानों ने प्रशासन पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया है। थोड़े दिन पहले जैसे कि हमारे सुखविंदर सिंह जी मोरीवाला से हमारे किसान साथी हैं, जो कि शुरू से जब से आंदोलन चला पूरा का पूरा परिवार इनका इस आंदोलन में है, तो उनके घर में एसडीओ विकास ठकराल ने रेड मरवाई थी
तो जब कुछ नहीं मिला तो अनुमान के आधार पे इनके ऊपर 70,000 रुपये फाइन कर दिया और इनको पहले इनसे रिश्वत की मांग की, इनको कहा भी आपके चेंज ओवर लगा है। एक तरफ किसान भारत बंद की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान अपने मुआवजे को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं और अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो तीसरी ओर बिजली विभाग के रेट के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। यानी प्रशासन के पास एक ही साथ कई चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी है। अब देखना है कि किसानों की इन समस्याओं को प्रशासन किस तरह से हल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। समस्या किसानों की है, लेकिन सवाल जो है वो जनता के हैं। पहला सवाल तो यही कि क्या ये भारत बंद जो है इससे वो द्वार भी खुल जाएंगे जो कि बातचीत के लगभग बंद पड़े हैं बीते 10 महीनों से। बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। सबसे पहले मेरे साथ अशोक मलिक जी जुड़े हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। सत्यव्रत शास्त्री जी मेरे साथ जुड़े हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। वेणु अग्रवाल जी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। विजेंद्र रेणु लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। अशोक मलिक जी, पहला सवाल आपसे, ये भारत बंद जो है आपको लगता है क्या उन बंद दरवाजों को खोलेगा जो कि सरकार और किसानों के बीच अभी बंद है बातचीत को लेकर? देखिए केशव जी, ये जो बंद का आह्वान किया है, 10 महीने हो गए यहाँ बैठे बॉर्डरों पर और सरकार को एक ही बात कहते हैं किसान के, भाई ये कानूनों की वापसी और एमएसपी की गारंटी। और सरकार 11 दौर की वार्ता के बाद सरकार जो है अपने दरवाजे बंद करके बैठी हुई, जू तक नहीं रेंग रही। तो ये उसको गूंगी बहरी सरकार को चेताने के लिए, उसको बताने के लिए ये भारत बंद का आह्वान किया गया है कि भाई किसान बैठा है, किसान की बात को सुनो। तो ये एक जो 6 बजे से 4 बजे तक बंद का आह्वान किया, ये सिर्फ ये है एक चेतावनी बंद। ये इसलिए एक सांकेतिक बंद कह लीजिए इसको, क्योंकि आने वाले समय में अगर सरकार नहीं मानी तो फिर परमानेंट भी ये भारत बंद का आह्वान किया जाएगा। अगर ये तो सरकार को चेताने के लिए है कि भाई किसानों की आवाज सुनो। और जो भाई वो कह रहा था विकल्प प्रचार जी सिरसा से जो बोल रहे थे, जो हमारे किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, सरकार उनकी तरफ ध्यान दे। ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि उनका गिरदावरी करवाए, जिसकी जितनी फसल की कोशिश है। सर वो दूसरा मामला है, वो दूसरा मामला, उस पर भी निश्चित तौर पर उस पर भी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन वो भारत बंद से अलग है। अगर मलिक साहब मैं एक वाक्य में पूछूं कि इस भारत बंद करने का उद्देश्य क्या है? भाई भारत बंद करने का उद्देश्य वो मैं बताया, गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कि आपके दरवाजे पे किसान बैठा है, आप क्यों सो रहे हो, 10 महीने हो गए, यानी कि हमारी बात सुनो। हमारी जो आपने जो हमारे खिलाफ ये जो कानून बनाए हैं किसानी को खत्म करने के लिए, इन कानूनों को वापिस लीजिए। उसी को चेताने के लिए, उसको जगाने के लिए सरकार को ये बंद का आह्वान किया है। ठीक है, लेकिन सर एक सवाल और जो जनता के मन में है वो ये है कि हरियाणा सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक कमेटी बनाई थी, सोनीपत में बैठक रखी गई, तो संयुक्त मोर्चा उसके अंदर नहीं आया। तो अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं अपने मन में कि किसान अब भारत बंद बुला रहे हैं, लेकिन जब सरकार बातचीत के लिए इन्हें बुलाती है तो ये लोग नहीं आते हैं। नहीं, वो मसला दूसरा था। वो जो कमेटी बनाई है, वो कमेटी बनाई है रास्ता खुलवाने के लिए। किसानों ने तो रास्ता बंद ही नहीं किया, बंद किया है प्रशासन ने, सरकार ने बंद किया है। किसान बैठा है, आप कभी जाके देख लीजिए, एक पूरा रोड खुला है, आगे पुलिस ने ही बैरिकेड लगाए, किसानों ने रास्ता ही बंद नहीं किया। तो उसका औचित्य क्या बनता उनसे बातचीत करने का? किसानों ने कोई रास्ता बंद नहीं किया, रास्ता खुद पुलिस ने, प्रशासन ने बंद किया है। किसानों ने आज तक कभी भी रास्ता बंद नहीं किया और न आगे करें। किसान तो चाहता है रास्ता खोलो, आने जाने का, ये किसी को परेशानी ना हो। हमारी मांग है, हम अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, रास्ता किसान नहीं रोक रहा। अच्छा, पहले रास्ता किसने बंद किया, किसान ने या फिर पुलिस ने? सबसे पहले पुलिस प्रशासन आ गया, बॉर्डर पे पुलिस ने रोक दिया, वही किसान बैठ गया। एक तरफ का रोड आप टिकरी बॉर्डर पे जाके देख लीजिए, या शंगू बॉर्डर पे जाके देख लीजिए, या जयसिंहपुरा है या पलवल, जहां जहां भी किसान बैठा है, एक रोड डबल रोड है, एक रोड पे बैठा है, एक रोड का रास्ता खुला है। आगे प्रशासन ने जो है, तो आपने देखा किले गाड़ दी और हथकंडे बहुत अपना प्रशासन ने। ठीक है सर, ठीक है, रास्ता नहीं रोक रहा। ठीक है सर। वेणु अग्रवाल जी, मैं आपके पास आता हूं। भारत बंद को लेकर अब कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ राय है कि 27 सितंबर को किसानों का जो ये महाभारत बंद होने जा रहा है, क्या कुछ ये रास्ते प्रगाढ़ करेगा आगे किसानों के लिए भी, सरकार के लिए भी और उन आम जनता के लिए भी जिन्हें बहुत परेशानियों का रोजाना की जिंदगी में सामना करना पड़ रहा है आंदोलन स्थलों के चलते?
बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र है और इस तरह का बंद बुलाना एक संवैधानिक अधिकार है और हमारे किसान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो पिछले 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, तो बहुत उनकी पीठ थपथपाना चाहिए कि इतना पेशेंस उनके अंदर है कि एक बार भी उन्होंने किसी तरह का गलत रास्ता नहीं अपनाया। आज भी बहुत प्यार से, बहुत शांति से वो सरकार से अपनी एक बहुत ही जायज मांग रख रहे हैं कि ये कानून वापस लिए जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए। लेकिन सरकार है कि इतनी निर्दयी और कठोर हुई है, ऐसा लगता है कि सेंटर में तो सरकार को पता ही नहीं कि हमारे किसान भाई बैठे भी हैं बॉर्डर पर। और हमारी हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो वो बिल्कुल गूंगी बहरी बनी हुई है कि वो कमेटी का फायदा उठाना चाहते हैं। कमेटी के ऊपर वो क्यों डिपेंड होते हैं? कमेटी क्यों बुलाती है कि हमने किसानों को बुलाया, किसान नहीं आए, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, कागज पूरे कर रही है। खुद हमारे मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं किसानों के साथ रूबरू होते? क्यों नहीं उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते? क्यों नहीं दिल्ली उनकी आवाज लेकर जाते, पीएम को बोलते कि हमारा किसान भाई हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, कि आप थोड़ा उनके बारे में सोचे सुने। लेकिन पूरी तरह से इस वक्त वो संवेदनहीन हुई सरकार, चाहे वो हमारे हरियाणा की है, चाहे सेंटर में सरकार है, तो हमारे किसान भाई बिल्कुल अपनी जगह ठीक हैं और कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। हर तरह से जब तक ये शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, हम इनके साथ खड़े हैं और इनका साथ देने को तैयार हैं। ठीक है, रेडू साहब आपके पास मैं आता हूं इसी सवाल को लेकर। विजेंद्र रेडू जी। जी नमस्कार जी। देखिए भाई साहब, ये जो भारत बंद का आह्वान किया है, अभी मैं आपकी बात सुन रहा था और कांग्रेस वाले भाई की भी मैं बात सुन रहा था। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो रास्ता करे या भारत बंद करे या किसी भी व्यक्ति को परेशानी देने का कोई भी व्यक्ति काम करना नहीं चाहता। अब पिछले 10-11 महीने से किसान परेशानी में है, बैठे हैं, या गूंगी बहरी सरकार उनकी बात को सुन नहीं रही है, सुनाने की बहुत बार कोशिश करते हैं। ये भी एक प्रयास है भारत बंद का कि सरकार हमारी बात सुने। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए ही किसानों ने महाभारत बंद का आह्वान किया है और ये जो महाभारत ही सफल होगा, क्योंकि इसमें हिंदुस्तान का हर नागरिक जानता है कि तीनों कानून उनके विरोध में हैं, ये सभी को नुकसान देने वाले हैं। इसलिए ये महाभारत बंद एक कोई किसान बंद नहीं होगा, बल्कि आम जनता इसमें पूर्ण रूप से सहयोग करके इस बंद को कामयाब करने की बात करेंगे। ठीक है। दूसरी बात केशव जी आपने कही कि कमेटी के सामने ये सर वो दूसरा विषय है, वो मेरा मलिक साहब से सवाल था, क्यों नहीं आई, वो सिर्फ मेरा मलिक साहब से सवाल था, मेरा विषय वो नहीं आज का। रेडू साहब रास्ता बंद किया ही नहीं। रेडू साहब मेरा वो सवाल नहीं है, मेरा वो विषय भी नहीं है, वो केवल मलिक साहब से एक सवाल था, उनका जवाब उन्होंने दिया। अब मैं सत्यव्रत शास्त्री जी के पास आता हूं। शास्त्री जी, सारे सवाल आपने सुने, किसानों की नाराजगी है और 27 सितंबर को लेकर क्या कुछ बातें हैं वो आपने सुनी, मैं चाहूंगा आप जवाब दें। अब देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता, इनेलो प्रवक्ता और किसान यूनियन प्रवक्ता तीनों की इस विषय पर एक ही भाषा है और परस्पर विरोधी भाषा भी एक ही व्यक्ति एक बयान में बोलता है। उदाहरण के रूप में जब ये बात आई कि आप रास्ता क्यों रोके बैठे हैं, तो तीनों पक्ष एक सिरे से कहते हैं कि किसान ने रास्ता नहीं रोका। तो मुझे ये बताइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से बात करने के लिए हरियाणा सरकार को जो आदेश दिया, तो क्या हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्यायाधीश इस विषय में अज्ञान है कि रास्ता किसके कारण से अवरुद्ध है? एक बात। दूसरी बात, विरोधाभास के बयान की जो मैं बात कर रहा हूं, जब वो एक कहते हैं कि हमने नहीं रोका, रास्ता पुलिस ने रोका है, और दूसरी तरफ ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हर उस बॉर्डर पर जाके देखे एक तरफ के रास्ते पर हम बैठे हैं। यानी रास्ता एक तरफ आपके बैठने के लिए है और दूसरा रास्ता आम जनता के लिए है। आप इसको कितना न्याय संगत मानते हैं? आपके श्रोता भी हैं, आप भी हैं, ये बाकी पैनल में बैठे व्यक्तियों से भी मैं चाहूंगा कि इस नैतिकता को, इसको आधार बताइए कि हाईवे के दूसरे जो पुल हैं जिन पर आपके आलिशान एसी रूम बने हैं, वो आपके एसी के लिए बने हैं या जनता के वाहन को आने जाने के लिए बने हैं? और जो आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, जवाब लेता हूं सर, रखा है। मैं पहले जवाब ले लेता हूं इस बात का।
मलिक साहब, मैं पहले आपसे जवाब लूंगा, उसके बाद मैं महेंद्र सिंह जी के पास आता हूं इसी सवाल को लेकर के। शास्त्री जी ने जो बात कही है कि भी एक तरफ रोड बना हुआ है, एसी कमरे बने हुए हैं, क्या इनके लिए? भाई पब्लिक ने तो सरकार बनाई थी, सरकार ऊपर से थोड़ी उतर के आगे अपने आप, पब्लिक दुखी है तो इसीलिए तो रास्ता रोक है, एक रास्ता छोड़ रखा है। आप एसी रूम की बात करते हो, क्या किसान एसी रूम में नहीं लौट सकता? वो नहीं रह सकता क्या? उसने हमेशा ही कीड़े मकोड़ों में रहने की वो है। आप लोग क्या चाहते? आप अपने आप नहीं बने, हमारे द्वारा ही, पब्लिक के द्वारा ही प्रजातंत्र में सरकार को बनाया जाता है कि ये सरकार हमारे लिए अच्छा कार्य करेगी। अगर सरकार अच्छा कार्य नहीं करती है, इसीलिए तो उसको चेताने के लिए कि भाई हमारे लिए आप लोग ठीक कार्य नहीं कर रहे, हमने रास्ता रोकने की क्यों दिक्कत आई, क्यों पड़ी हमने, तो हम इसीलिए तो वहां बैठे हैं। और मेरे भाई शास्त्री जी, आप कह रहे हो वहां रास्ता, एक तरफ का रास्ता खोल रखा है, भाई अपना हक है, हमने, पुलिस ने रोक दिया, हम आगे जा रहे थे, रामलीला मैदान में या जंतर मंतर में प्रदर्शन वहां होना था, रोके किसने? प्रशासन ने। जहां रोक दी वहां बैठ गए, इसमें किसान की कहां गलती है? और आज भी किसान चाहता है कि वे बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होती रहेगी तो कोई न कोई रास्ता निकलेगा। हर समस्या का हल बातचीत है और बातचीत होनी चाहिए, अहिंसावादी तरीके, गांधीवादी तरीके से। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, इतने महीने थोड़ी होती है कि 10-10 महीने किसी के द्वारे में बैठे। अरे आपके बाहर अगर कोई मंगता भिखारी भी आ जाता है तो उसको भी आप, अगर वो बैठ जाएगा एक दिन तो आपको उठाना मुश्किल हो जाएगा, आप कुछ न कुछ उसको देंगे, उठाएंगे। सरकार को चाहिए कि ये सरकार के द्वारा चुनी हुई, ये प्रजा के द्वारा जो चुनी हुई सरकार है, इसने, इसकी प्रजा दुखी है तो इस समस्या का समाधान करना चाहिए। ठीक है महेंद्र जी। देखो केशव, बात बहुत स्पष्ट है, समझने की जरूरत है। ये जो 27 सितंबर को किसानों का जो भारत बंद का जो आह्वान है, दरअसल ये इस बात का संकेत है कि जो किसान हैं वो देश भर में अब अपने आंदोलन के लिए जन समर्थन मांग रहे हैं। ये जो अभी ये मुजफ्फरनगर में जो रैली हुई थी, हाँ, महापंचायत जो हुई थी, उसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट कहा था, 2-3 चीजें उन्होंने कही थी, उसको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 2024 तक अभी हमारा आंदोलन चलेगा, सरकार मानने वाली नहीं है, और हम इस आंदोलन को गांव-गांव, गली-गली, कॉलोनी, मतलब जहां तक वो ले जाएंगे देश भर में, वहां तक ले जाएंगे। तो ये जो 27 सितंबर को जो किसानों का जो बंद का जो आह्वान है, जो बंद करने जा रहे हैं पूरे देश भर में, वो इस बात का, मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला चरण है उनके स्टेटमेंट के बाद, कि किसान भी खुद देखना चाहते हैं कि इतनी एक्सरसाइज के बाद, 10-11 दौर की बातचीत के बाद, सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत हुई है, उसके बाद भी अगर सरकार अगर किसानों की नहीं सुन रही है, तो किसानों की एक आंदोलन की रणनीति और रणनीति का एक ये हिस्सा है। और ये जो भी आंदोलन करते हैं उनका ये हिस्सा होता है कि भाई हम बंद करें, यानी कि लोकतंत्र में अपनी बात को रखने के ये कई तरीके होते हैं, उसमें ये बंद भी एक तरीका है। अब देखना यह है कि बंद में इसको किसानों को किस तरह का और कितना जन समर्थन मिलता है, देखने वाली बात यह है। और उसके बाद ही मीडिया या दूसरे जो भी लोग हैं अपनी बात कहेंगे, समझेंगे, किसान भी अपनी बात कहेंगे, उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। मलिक साहब, मेरा आपसे ही सवाल है, पहला और दूसरा जो भारत बंद हुआ था उसमें जन समर्थन था, लेकिन उसके बाद लोगों की यह मांग उठने लगी थी कि अब आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राई के आसपास जो उद्योग धंधे हैं, बहादुरगढ़ के आसपास जो उद्योग धंधे हैं, फरीदाबाद में जो उद्योग धंधे हैं, वो बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित हैं, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। तो जो भारत बंद है वो निश्चित तौर पर किसानों की मांगों के लिए है, लेकिन उसका असर किस पर पड़ेगा? किसान तो बैठे हैं, सरकार सुनने से रही, जिस तरीके से अभी माहौल लग रहा है, तो बाजार अगर बंद रहेंगे, सड़क अगर बंद रहेगी, अगर परिवहन अगर बंद रहेंगे, दुकानें अगर बंद रहेंगी, तो उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा सर? आम जनता की इसमें गलती क्या है? नहीं, आम जनता की गलती तो यह है कि आम जनता ने ऐसी सरकार बना दी अब जिसने आम जनता को परेशान कर दिया। भाई परेशान करने का किसान का कोई मकसद है थोड़ी है किसी को, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा कितनी महंगाई बढ़ गई है, सरसों का तेल जो 105 रुपए में बिकता था वो लगभग 200 रुपए हो गया। आम जनता को भी पता चल गया, इसमें आम जनता भी साथ है कि इस सरकार को मान लेनी चाहिए किसान की बात, क्योंकि जिसके पास भूमि नहीं है, जिसने
बाजार से चीज लेके खानी है, उन लोगों को भी पता चल गया भाई अगर किसान दुखी होगा तो असर हमारे ऊपर ही पड़ेगा। और आने वाली 27 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि हर वर्ग दुखी है और वो अपने आप इस भारत बंद में जो है शामिल होने जा रहे हैं। सत्यव्रत जी, आपसे जवाब चाहूंगा मैं इस बात का। देखिए, अभी विरोधाभास का जो मैंने बताया उसका कोई उत्तर नहीं मिला। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जब आपने कहा कि हम दिल्ली जा रहे थे और पुलिस ने हमें रोका, आप ये बताइए कि जब दिल्ली जा रहे थे आंदोलन के लिए तो सरकार के देश के कानून ने एक व्यवस्था खड़ी की है कि धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस सब जायज है, करने हैं, किए जाते हैं, उनके लिए स्थान, समय सब उसके अंदर व्यवस्था होती है। किस किसान नेता ने, किस किसान यूनियन ने दिल्ली में किस स्थान के लिए परमिशन मांगी कि हम वहां जा रहे हैं, वहां हमारे पास धरने की, जलसे की, प्रदर्शन की अनुमति है? एक बात। दूसरी बात, जब ये लोग रुके और रुकने के बाद अगर हम यहीं धरना देंगे तो सरकार की ओर से एक ऑप्शन आया कि बराड़ी के मैदान में आपके लिए धरने के लिए व्यवस्था है, आप वहां अपना धरना प्रदर्शन कीजिए, सब व्यवस्थाएं जो मानवीय सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी सरकार करेगी, लेकिन आप जनजीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए आप रोड पर मत खड़े होइए। इन दो प्रश्नों का उत्तर आप किसान नेता, कांग्रेस और बाकी जो इस महाबंद का जो समर्थन कर रहे हैं वो इन दोनों बातों का एक बार उत्तर दें। तीसरी बात मैं कहूंगा कि जब आप आंदोलन कर रहे हैं और जनता से आप समर्थन चाह रहे हैं तो इस देश के अंदर ये कानून अभी लागू नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, भारत सरकार को ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, सर ये कहना है ना कि किसान वापस जाएंगे और आप इस बिल को लागू कर देंगे दोबारा से। मेरा तीसरा प्रश्न के बाद मैं आपकी बात को फिर रखूंगा कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को सस्पेंड रखा है, लागू नहीं किया और उसके लिए पक्ष रखने के लिए कमेटी बनाई जांच के लिए और उसके अंदर विषय रखने के लिए, तो क्या भारत का न्यायालय किसान की बात को सुनने में सक्षम और समर्थ नहीं है क्या? चौथा मेरा प्रश्न, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार को बात करने के लिए कहा, सरकार ने उच्च स्तरीय, क्योंकि पॉलिटिकल व्यक्ति यदि होंगे तो हो सकता है कि उनके ऊपर आरोप लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उच्च स्तर की ऑफिसर्स की एक कमेटी बनी बातचीत करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को या सलाह को और उसके मंतव्य को यदि आप दरकिनार करके उसको अवहेलना करते हैं तो इस देश के अंदर किस सरकार न्याय व्यवस्था और उसके कानून की आप पालना करेंगे? ठीक है सत्यव्रत जी, आपके सारे पॉइंट्स वैलिड हैं, लेकिन बात केवल इतनी सी है कि किसानों के मन में यह डर है कि अगर आपने बाद में बिलों को लागू कर दिया किसानों के जाने के बाद तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और अगर टेम्परेरीली अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको रोक लगाई ही है तो किसानों का इतना सा ही मानना है भाई रोक ही लगा दी तो वापस ले लो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये तो बातचीत से हल होंगे, बातचीत होगी कैसे? देखिए, जब विषय सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट एक तरफा तो फैसला करने वाला नहीं, सभी पक्षों की बात सुनेंगे और जब अपना पक्ष इतना मजबूत है, हमारे पास कांग्रेस और इनेलो और बाकी पार्टी के भी लोग समर्थ हैं, उनके वकीलों की जो पैनल जो है वो जगह जगह खड़ा होता है किसी आतंकवादियों को बचाने के लिए, बाकी के लिए रात को 12 बजे भी सुप्रीम कोर्ट खुलवा सकता है, इतना सामर्थ्यशाली उनके पास एडवोकेसी का चैनल है, तो क्या किसान की वो वकालत उस सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर पाएंगे? तो क्या आप ये समझें कि सरकार जो है वो डायरेक्टली फेस नहीं कर पा रही है किसानों को, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा आप ले रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ठीक है सर, मैं आता हूं, मैं वापस आऊंगा। राकेश टिकैत जी इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। टिकैत साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ, धन्यवाद भाई। 27 सितंबर को जो महा आंदोलन होने जा रहा है सर, भारत बंद को लेकर महा तैयारियां चल रही हैं, लोग केवल इतना पूछ रहे हैं क्या कुछ उद्देश्य है इस भारत बंद का? क्या आपको लगता है कि सरकार घुटने टेकेगी, बातचीत के लिए तैयार होगी? भाई पता नहीं, तो जनता का ही तो बंद है ये, जनता के लिए बंद है, जनता का ही बंद है। जनता तो इसमें जनता को सहयोग करना चाहिए, एक दिन के लिए जनता को सहयोग करना चाहिए इसमें सबका। जनता तो हमें नहीं पता कि हाँ, जनता तो पिछले 10 महीने से सहयोग कर रही है। अच्छा चलो ठीक है, जनता का आंदोलन है ये, 10 महीने से जनता सहयोग कर रही, तो धन्यवाद है पूरा जनता का, उसी की लड़ाई है ये बेरोजगारी की लड़ाई है, पूरे देश के संस्थाएं बिक गई,
ये उसकी लड़ाई है। 14 करोड़ नौजवान जो बेरोजगार हुए उनकी लड़ाई है। तो जनता सहयोग दे रही है, बहुत धन्यवाद है जनता का, वो पूरा सहयोग दे रही। और दिल्ली में हम बैठे वहां पे भी जनता का सहयोग है, एक दिन के लिए और जनता का सहयोग चाहिए हमको। टिकैत साहब, 10 महीने पहले आप कह रहे थे एमएसपी की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, आज ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं कभी बेरोजगारी सामने आ रही है सर, कभी कुछ सामने आ रहा है। बेरोजगारी की लड़ाई कौन लड़ेगा भाई? बेरोजगारी की कौन लड़ेगा? ये पूरे संस्थान बेच दिए, इनकी कौन लड़ेगा? रेलवे बेच दिया, उसकी कौन लड़ेगा? देश में ये आंदोलन चल रहा, क्या हम देश के नागरिक नहीं? देश के नागरिक निश्चित तौर पर है, लेकिन लड़ाई तो किसानों के लिए कराए थे सर आप। भाई सब चीजों की है ये लड़ाई, सब चीजों की है। जब तक सरकार बात नहीं मानती हम सब वो आवाज उठाएंगे। देश के नौजवान की आवाज उठाना गुनाह है कोई? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। रेल प्राइवेट उसमें जारी है, गद्दा तकिया बंद कर दिया, स्पेशल के नाम पे 4 गुना रेट कर दिया, ये कोई गुनाह है? 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद कर रहे हैं, गुनाह है? बिहार से जाके धान और पूरे उसमें बेचते हैं, पूर्वांचल से जाके 1100 और 1200 रुपए में खरीद के बड़ी बड़ी कंपनियां इसके उसमें घुस गई, तो आवाज तो सब उठेगी। तो टिकैत साहब, अभी बिल हटाने हैं या सरकार हटानी है जी? अभी बिल हटाने हैं या सरकार हटानी है? कानून हटाने। तो कानून हटाने तो सर कानून को लेकर ही बात करनी पड़ेगी ना सरकार से। फिर ये बेरोजगारी वाले मुद्दे जब आप लेकर आएंगे तो सरकार फिर ये कहेगी किसान दूसरे मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अरे हम कहाँ कर रहे हैं भाई, हम तो कानून पर बात कर रहे हैं। देखो वोट का एक बड़ा फैक्टर है। सरकार को अगर ये पता चल जाए कि ये किसान और जनता वोट देगी तो भी वो काम करती है, तो जनता ने वोट दिया है ना उनको, और जनता के खिलाफ अगर वे कर रहे हैं उनकी वोट कटेगी तो भी वो काम करेगी। तो दोनों तरीके से सरकार काम करती है। ठीक है, लोगों का जो ये सवाल है साहब कि सोनीपत में जो कमेटी गठित की गई थी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हरियाणा सरकार ने, किसानों ने उनसे बात नहीं की, तो लोग ये पूछ रहे हैं अब कि किसान जब बात करने को तैयार ही नहीं है तो फिर भारत बंद का औचित्य क्या हुआ? उनका उद्देश्य क्या है वो सब पता है। भारत देश की जनता नहीं पूछ रही, कुछ बीजेपी के लोग हैं वे पूछ रहे हैं। देश की जनता तो सब साथ में है। नहीं, जनता ही पूछ रही है सर। आप नहीं, जनता नहीं पूछ रही, उनके लोग पूछ रहे हैं। चलो आप उनके लोगों का जवाब दे दो। हाँ, उनके लोगों का जवाब दे दिया। भारत बंद में सहयोग करें, जैसे आप इन्हीं की पार्टी के लोग सहयोग कर रहे हैं। वे कह रहे जी हम तो बंधन में है, सामने नहीं आ सकते, सब लोग सहयोग करें। एक दिन की उसके ये मदद मांगते हैं हम जनता से कि उन्हीं की ये लड़ाई है, कोई अपनी किसी की लड़ाई नहीं, जनता की लड़ाई है। एक दिन का सहयोग जनता से अपील है कि उस दिन इसमें सहयोग करें सब लोग। टिकैत साहब, अगर भारत बंद सफल होता है तो भी बात तो सरकार से करनी पड़ेगी ना? हम तो आज भी कर रहे हैं ना, बात सरकार से ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बात सरकार से ही करनी पड़ेगी। तो सोनीपत में क्यों नहीं की सर बात? है जी, सोनीपत में क्यों नहीं बात की जब कमेटी बनाई थी हरियाणा सरकार ने? तो हरियाणा सरकार अपने कौन सी कमेटी हरियाणा सरकार बना रही है? आपने उनका क्या उद्देश्य है? समझा दीजिए सर, लोग भी समझ जाएंगे, आपको पता ही है तो सर। हाँ नहीं, चलो ठीक है। ठीक है सर, आखिरी सवाल मेरा 10 महीने हो चुके हैं, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। अगर 12वें दौर की बातचीत के लिए सरकार न्योता देती है, लेकिन इस शर्त पर न्योता देती है कि हम बिल वापस नहीं लेंगे, जो मुद्दे हैं मुद्दों पर बात कर लें, तो क्या होगा? कोई एडवाइजरी कमेटी की वो नहीं है हमारी, वो एडवाइजर वो देगी हमको। हमें ये किसान ना झुक कर जाएगा ना कंडीशनल जाएगा किसान। मतलब वे बात करेंगे अपने कानून बना के, और वे बात करेंगे, फिर समझौता साइन करने बनाना चाहते हैं किसानों को। ये 10 साल आंदोलन चलेगा तो 10 साल चलेंगे इसको आंदोलन को। ना किसान कमजोर है देश का, ना था है और ना रहेगा। ये अपने दिमाग में से सरकार निकाल दे, सारे जो खुरापात उसके दिमाग में घुस रही है ना वो सब निकाल दे। ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये आदमी भी यही है, ये कहीं नहीं गए। ठीक है टिकैत साहब, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। सत्यव्रत जी, इन्हीं सवालों को लेकर आता हूं आपके पास। तमाम बातचीत हुई, किसानों का हौसला, किसानों की मांग, किसानों की बातचीत वही है और बिल्कुल अटल है, उसमें 1% का भी डिक्लाइन नहीं है, 1 डिग्री का भी डिक्लाइन नहीं है। अगर ऐसा ही रवैया रहा सर तो फिर लगता नहीं है कि ऐसा माहौल बन पाएगा कि बातचीत के जरिए समाधान हो सके समस्या का। सत्यव्रत जी, मेरा सवाल आपसे है।
राकेश टिकैत जी की शब्दावली और जो लहजा था वो किसान का लहजा नहीं है। ये वो 400-500 करोड़ के किसान का है जिसने किसान के नाम से वर्गों रुपए की प्रॉपर्टी बनाकर एक तानाशाही के रूप में और एक सर व्यक्तिगत मत जाइए, सर व्यक्तिगत मत जाइए, मेरा सवाल मुद्दों को लेकर है सर, प्लीज। व्यक्तिगत की बात है, उनका जो एंगल है वो 4 लाख ट्रैक्टरों का ध्वंस दिखाकर देश को गुलाम बनाने की स्थिति की जो बयान कर रहे हैं वो किसान नहीं बोल सकता। आप राकेश टिकैत जिस प्रकार का किसान ने जिस प्रकार से मैंने राकेश टिकैत को ऑनलाइन पर जोड़कर बात की तो आप उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। आप टिकैत जी को छोड़ दीजिए, तब भी 40 से ज्यादा किसान नेता हैं। आप टिकैत जी को छोड़ दीजिए, उनकी संस्था को छोड़ दीजिए, तब भी 40 किसान संगठन बचे हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन का हिस्सा है, संयुक्त मोर्चे का हिस्सा है, माफ कीजिएगा। मैंने अभी तक आपके माध्यम से 5 प्रश्न किए हैं। 5 प्रश्नों का उत्तर एक भी किसी व्यक्ति ने अभी तक नहीं दिया। सर सवाल तो आपसे भी है ना सर, सवाल तो आपसे भी है, बोलिए ना। सवाल तो आपसे भी है कि सरकार क्यों नहीं पहल कर रही है? आपको समस्या पता है, आपको समाधान पता है, आपको विकल्प पता है, तो फिर एक ऐसा प्रेजेंट क्यों किया जा रहा है कि सरकार करना चाह रही है लेकिन किसानों की तरफ से कुछ पहल नहीं देखने को मिल रही है? देखिए, ये सारा वातावरण जब किसान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दे दी तो क्या सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करके सरकार पैरेलल कोई काम व्यवस्था खड़ी करे क्या? दूसरी बात, इसी सारे वादा को रोकने के लिए नहीं, जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है किसान तो मना कर चुके हैं भाई। जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई वो किसान मना कर चुके हैं कि हमें नहीं है भरोसा उसके ऊपर। तो यहां पर एक सरकार के नाते क्या आपका दायित्व ये नहीं होना चाहिए था कि अगर किसान जो है वो इस कमेटी को नहीं मान रहे हैं तो दूसरी कमेटी बनाने के ऊपर विकल्प करें, उसमें ऐसे ही लोगों को रखा जाए जो कि किसानों को लगे कि हाँ वो निष्पक्ष रहेंगे। आप एक तो वाक्य को पूरा होने से पहले अपनी बात कहते हैं, तो आपकी बात सुन पाते ना हमारी। किस किसान नेता ने कहा कि इस कमेटी को डिमेज करते हैं, हम इसके साथ नहीं जाएंगे? राकेश टिकैत ने कहा, कितने किसान नेताओं ने कहा, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, राकेश टिकैत ने इस बात को कहा। अब व्यवस्था ये कर दें कि राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी 5 व्यक्तियों के नाम घोषणा कर दें कि ये सरकार की ओर से होंगे, ये 5 हम होंगे, बात करके फैसला लागू कर दें। ये व्यवस्था देश के कानून सम्मत होगी? ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप पहल करेंगे? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि 5 आदमी अपने भी वही तय कर दें और सरकार के भी वही तय कर दें कि सरकार की ओर से भी ये आए और हमारी ओर से भी आए और फैसला लागू करके शुरू जो है कि देश की व्यवस्था ऐसे चलती है क्या? नहीं तो सर जैसे चलती वैसे चला के तो दिखाइए ना। चल ही नहीं, व्यवस्था चल कर रही है सर, चल रही है ना। ठीक है महेंद्र जी बोलिए आप, मैं फिर मेनू जी के पास इनकी भाषा को, इनके व्यवहार को ठीक है सर हर जगह डिमेज किया है ना। ठीक है सर, महेंद्र जी रखिए अपनी बात, फिर मैं मेनू जी के पास आता हूं। देखो सत्यव्रत जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि अगर किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं तो सरकार भी तो अड़ी हुई है ना, कानून वापस नहीं लेने के लिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसानों ने बहुत स्पष्ट कह दिया है, दरअसल समझने वाली बात है कि जो किसान आंदोलन है अब धीरे धीरे जनता की तरफ जा रहा है और यह बता रहा है कि किसान है वो भी जनता है, हमको यह भी समझना होगा, इसलिए यह आंदोलन जनता की तरफ लेके जा रहे हैं। तीसरी बात सत्यव्रत जी, बहुत स्पष्ट मैं आपसे कह रहा हूं, आज आपकी पार्टी और भारत केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कानूनों को वापस ना लेने की बात पर अड़े हुए हैं और कल को ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप किसानों की बात मान लेते हैं, तब इस 10 महीने के नुकसान की भरपाई कौन करेगा बताइए? आखिरकार देखो, किसान है वो सरकार से ही तो अपना समस्या का समाधान मांग रहे हैं और सरकार को ही करना है। ये कल्पनाओं के आधार की बात नहीं, कल्पनाओं नहीं। देखो ऐसा है, ये आपकी कल्पना है। और मैं बता रहा हूँ, जब मैंने 5 प्रश्न किया उसका उत्तर है क्या? आप किसी से पूछ रहे हैं क्या? जब आप दिल्ली जा रहे थे आपने किस स्थान के? सत्यव्रत जी, दुनिया के देश के किसानों के सारे सवालों के जवाब सरकार को ही देने हैं, हमको नहीं देने। किसानों से बनी है, मजदूर से बनी है, आम आदमी से बनी है। हाँ, ये मत कहिए कि मैंने 5 सवाल कर दिए, आपने कोई भी जवाब नहीं दिया। यही सरकार बनेगी, तीसरी बार भी सरकार यही बनेगी जो सरकार के सपनों को लेकर किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। बहुत बोल लिया, लोगों को पता है अपना पेट कहां से भर रहा है,
और किनके चंदे के ऊपर से ये रैलियां और जुलूस और ये भारत बंद का आह्वान है, यहाँ से कितनी डील हो रही है, ये सब चीजें जनता, आम आदमी आज सब जानता है। इसलिए किसान के नाम से कहीं ठगी और ब्लैकमेलिंग देश के अंदर नहीं हो सकती। अरे नहीं, आप जो मजबूर किसान ने सरकार बनाई है, आज वो भी आज भी सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है। एक मिनट, जो आज सरकार के सामने खड़ा है वो न पीछे सरकार के साथ था, न आज सरकार के साथ है, सत्यव्रत जी, सरकार के साथ होगा वो। सत्यव्रत जी, आप एक भी व्यक्ति का नाम बताइए ना जो कहे कि मैंने भाजपा को समर्थन दिया था और मैं आज वापिस ले रहा हूँ। सुनिए, शिरोमणि अकाली दल, सुनो तो सही, एक बार सुनो तो सही सत्यव्रत। शिरोमणि अकाली दल ने कहा सर सरकार के केशव जी एक मिनट। सत्यव्रत जी, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैं नारनौल में अमर उजाला में था, तब से मैं आपको आंदोलन करते हुए मैंने देखा है। आज आप भारतीय जनता पार्टी में सरकार में हैं, तो आप कम से कम इस तरह की भाषा तो ना बोले। मैं आपको बहुत व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। आप बताइए मेरे आंदोलन कौन से थे और किस प्रकार का आंदोलन था जो जनजीवन को अस्त व्यस्त करने वाला? एक भी उदाहरण आप बताइए, एक भी उदाहरण बताइए कि हमने आंदोलन किया और जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। सबसे बड़ा हमारा आंदोलन राम सेतु को लेकर था, मात्र 3 घंटे, मात्र 3 घंटे हमने बंद किया था पूरे देश का। सर आप बताइए ना। तो वही ये कौन कह रहा है आपसे कि आपने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया? कोई नहीं कह रहा, मैं भी नहीं कह रहा। किसने कहा? कौन कह रहा है? यही हम आह्वान करने, मांग बात की सब होती है, लेकिन जो कंसर्न सब, कोई बात नहीं, जो कोई बात, वही लोग बात करें। मेरी बात सुनो। आम व्यक्ति को उसका परेशानी डालने का कोई हेतु नहीं है, ये केवल इसलिए कर रहे हैं कि आम व्यक्ति परेशान हो। लेकिन भैया आम आदमी परेशान होने के बाद कांग्रेस की तरफ नहीं जा रहा वो, ये भी समझ रहे राकेश टिकैत जी। अरे सत्य, जिस कांग्रेस के गोद में आंदोलन चलाना चाह रहे हैं आम व्यक्ति के द्वारा, आम व्यक्ति को जब आप परेशान करेंगे तो कांग्रेस की गोद में नहीं। थोड़ा सांस भी ले लो। ठीक है सर, सुन लेते हैं। महेंद्र जी बोलिए फटाफट से। सत्यव्रत जी, इतना एक स्पीड में मत बोलो, आराम से बोलो। कोई अपन लड़ झगड़ नहीं रहे हैं, अपन लोकतंत्र में अपनी बात रख रहे हैं, सवाल रख रहे हैं, है ना? हाँ, थोड़ा धैर्य के साथ, ऐसे नहीं। हाँ, मतलब नहीं पता नहीं। सुनो आगे मेरी बात को पूरे होने से अरे सर जी, आप बहुत हंसमुख व्यक्ति हैं, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम हाइपर होके बोलते हैं। जब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये वही सत्यव्रत जी है क्या जो इतने प्यार मोहब्बत से बात करते हैं? ठीक है, अरे मैं वही हूँ, आज भी वही हूँ। ठीक है ना, अच्छे से बोलिए, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, है ना? मेरा ये कहना है आपसे कि देखो, आप सरकार में हैं, किसान हमारे हैं, आप किसानों को तरह तरह के शब्दों से, वाक्यों से परिभाषित हमको नहीं करना चाहिए। किसान किसान है और किसान जनता भी है, और किसान अपने आंदोलन को जनता के पास लेके जा रही है। ठीक है, मैं वेणु जी के पास आता हूँ, फिर मैं विजेंद्र जी के पास आऊंगा, फिर लेंगे जवाब सत्यव्रत जी आपसे। वेणु अग्रवाल जी। जी प्रश्न पूछिए, मेरा बीच में कनेक्शन कटा हुआ था। जी, प्रश्न मेरा यही है, जो लगातार हम बातें कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि हम आम जनता को साथ लेकर के चलेंगे, जनता हमारे साथ है। सरकार कह रही है, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जनता परेशान हो चुकी है आप लोगों से, जनता हमारे साथ है। देखिए, ये आंदोलन मैं मानती हूं केवल किसान का नहीं है, ये आम जन का आंदोलन है। क्योंकि अगर ये 3 काले कानून लागू होते हैं तो किसान को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से वो बेचारा बैठा है सड़कों पर। लेकिन महंगाई की मार जो है ना, वो जनता के सिर पर ही पड़ने वाली है। तो जनता कैसे किसान के अगेंस्ट हो सकती है? जनता तो हर हाल में किसान के साथ है। और किसान कौन है? किसान भी तो जनता ही है। तो इस सरकार की तो डेफिनेशंस ही गलत है सबके प्रति। और अभी मैं जो सुन रही थी, सत्यव्रत जी कह रहे थे, तो उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उनको कांग्रेस से डर है कि कहीं अब आम जनता जो है कांग्रेस की तरफ ना हो जाए। अरे भाई, आप लोग जिस तरह का रवैया अपनाए हुए हैं, एक लठजीवी सरकार आप बन गए हैं और जज्बा की बैसाखियों के सहारे आप अपने दिन पूरे कर रहे हैं, तो उस तरह से तो जनता बिल्कुल कांग्रेस की तरफ हो ही रही है। और कांग्रेस जनता की तरफ है, कांग्रेस किसान की तरफ है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। दूसरा, अब ये जो बात कर रहे हैं, जो भारत बंद की बात कर रहे हैं या जो रास्ते बंद होने की बात कर रहे हैं, तो लगता तो ऐसा ही है कि सरकार की जो मंशा है ना, वो ही ठीक नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि कोई भी समाधान हो, अदरवाइज सरकार के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। वो 1 मिनट में कुछ भी कर सकती है, कोई भी ऑर्डर दे सकती है, कोई भी ऑर्डर वापस ले सकती है। लेकिन सरकार की मंशा जो है वो केवल अपने अडानी अंबानी को हाई लेवल पर पहुंचाने की है। आम जनता से, आम किसान से उसको कोई सरोकार नहीं है। और हर कोई इस बात को समझता है
और अपनी बात को कह रहा है। लेकिन हाँ, किसानों ने बहुत दम दिखाया, बिल्कुल उनकी बहुत शाबाशी है इस बात में कि इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने करके दिखला दिया। 10 महीने से सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप सब उन्होंने झेली, लेकिन सरकार अपने अपने ड्राइंग रूम्स में बैठकर, एसी में बैठकर सत्ता का सुख लूट रही है। जिसके बल पर वो सरकार बनाई, जिसके बल पर सत्ता में आए, जिसके बल पर कुर्सियों पे बैठे, शर्म आनी चाहिए। आप उस जनता का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। आपकी प्रजा दुखी है और आप इस तरह की बातें उनके ऊपर लठ बरसवा देते हैं, पिटवा देते हैं उनको। अपने ही प्रशासनिक अधिकारियों के मुंह से ये बात बुलवा देते हैं कि इनके सिर फोड़ दो, और आप बनते बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं जनता के सामने। जनता बेवकूफ थोड़ी ना है। एक बार इनको जरा बिल्कुल उनसे गलती हुई, भूल हुई, और जनता स्वीकार रही है अपनी भूल को कि आपको उन्होंने सत्ता में बिठाया। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वो किसी भी तरह का आंदोलन कौन चाहता है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। किसान क्या खुश होकर सड़कों पर बैठे हैं? क्या खुश होकर वो अपना घर बार छोड़कर बैठे हैं? आप मेरी बात पूरी करने दीजिए, प्लीज पूरी करने दीजिए। आप अपना सवाल पूछिए मैम, आप अपना सवाल पूछिए ताकि मैं जवाब दे सकूं। लेकिन सरकार मजबूरी नहीं समझ रही। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। अब आपकी बातों का मैं जवाब लेता हूं। सत्यव्रत जी, ठीक है, मैं जवाब ही ले रहा हूं उनसे, मैं उनसे जवाब ले रहा हूं। सत्यव्रत जी, देखिए, चैनल पर बैठकर बोलने का आप समय देते नहीं, जनता सुनती नहीं, तो कहीं ना कहीं डांट डपट से अपनी बात रख रहे हैं तो रखने दो, कोई बात नहीं, मैं तो 30 सेकंड में भी पूरी कर दूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो राजा प्रजा का कल्चर भारतीय जनता पार्टी ने कभी खड़ा नहीं किया कि हम देश प्रजा है, हम राजा हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने वर्षों पहले ये कहा था कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूँ, और उसी कल्चर के आधार पर आज भी आम व्यक्ति जब जहाँ से आता है, आम व्यक्ति को डेवलप करते करते समाज में से नेतृत्व खड़ा करने की एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी की रही है। राजा प्रजा की व्यवस्था तो कांग्रेस ने शुरू की और वहां अभी भी चली रहा है, वो चलते हैं। इसलिए हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रजा दुखी है। प्रजा हमारे लिए है ही नहीं, तो हमारे लिए एक परिवार है, और उस परिवार के कुछ लोग सत्ता में आते हैं, बदलकर कुछ लोग फिर विरोधी ले जाते हैं। परिवार के इससे बड़ा हमारा संबंध नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की बातें अरे तो सुन तो लो, कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी को तब तक चिंता नहीं है जब तक उसके कमान गांधी परिवार के चुनिंदा लोगों के हाथ में है। क्या बात कर रहे हैं सर? उसके बाद में हमें आप कोई कह रहे चिंता हैं नहीं कि है। देश एक परिवार है, परिवार के लोग ही तो आंदोलन कर रहे हैं। आप लोगों की जो मानसिकता है ना, बहुत छोटी मानसिकता रखते हैं आप लोग। इतनी छोटी मानसिकता के कारण से ही इस देश को भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने का मौका प्राप्त करती है। और आपकी बड़ी मानसिकता थी, बड़ी गुलामी की मानसिकता आपकी थी, इसलिए एक परिवार से बाहर नहीं निकल पाए और फिर चिंता करते हो कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की चिंता है। कांग्रेस की चिंता नहीं, कांग्रेस की चिंता तो बंगाल ने नहीं की, कांग्रेस की चिंता तो भावी पंजाब भी नहीं कर पाएगा, कांग्रेस की चिंता बाकी राजस्थान की बातों में किसानों के मुद्दे गुम हो जाएंगे। सर ठीक है, मैं आप दोनों को रोकता हूं। मैं विजेंद्र रेणु जी आपके पास आता हूं। पूरी बहस को सर आपने सुना, सबके अपने अपने पॉइंट्स को आपने सुना, रखिए अपनी बात, कहिए अपनी बात। विजेंद्र रेणु जी। केशव जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस भाजपा को कोस रही है और भाजपा कांग्रेस को कोस रही है, मैं ये कहता हूं कि दोनों ही चोर हैं, दोनों ही चोर मौसरे भाई वाली, दोनों के बात ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। अगर कांग्रेस मजबूत होती और कांग्रेस अपना विपक्ष का सही फर्ज निभाने का काम करती, रेणु बहन से मैं कहना चाहता हूं, तो आज ये कानून लागू ही नहीं होते। कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी इंडिया में है और विपक्ष का एकमात्र भी फर्ज कांग्रेस की पार्टी नहीं निभा पाई है। कहां आपने किसानों के लिए खड़ा होकर के मदद करने का काम किया, कहां किया? एक काम रेणु जी आप मुझे बताइए कि आपने किसानों के समर्थन में ये काम किया। सिर्फ अखबारों और टीवी से आंदोलन नहीं जीते जाते हैं रेणु जी। तो मेरी आपसे अपील है, आप अपना फर्ज निभाएं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बोले कि कम से कम हमें आपको अपना फर्ज निभाना चाहिए। अब सत्यदेव शास्त्री जी की मैं आपके जवाब देता हूं। शास्त्री जी बार बार आप उल्हाना दे चुके हो कि मेरे किसी भी जवाब का किसी भी प्रवक्ता भाई ने जवाब नहीं दिया, तो आप मेरा जवाब सुनो। आपकी बात का जवाब शास्त्री जी मैं दे रहा हूं। आपने कहा कि कानून लागू ही नहीं हुए हैं। कानून तो लागू हो चुके हैं शास्त्री जी, कानून लागू हो चुके हैं। पहले विधेयक राष्ट्रपति के विधेयक के द्वारा लागू किए गए, इसके बाद यही कानून जो है 22 सितंबर 2020 को लोकसभा में पास हुए, राज्यसभा में पास हुए
कोर्ट ने कानूनों को कैंसिल नहीं किया, स्टे दिया है कि 1.5 साल तक ये लागू नहीं होंगे, और एक बार अगर किसान आंदोलन यहां से उठ जाता है तो तुरंत प्रभाव से आप किसानों के ऊपर ये काले कानून लागू करने का काम करोगे। दूसरी बात आपने कही कि किसानों ने रास्ते जाम कर रखे हैं। शास्त्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, केशव भाई, जब किसान अपने साधनों में बैठ करके रामलीला ग्राउंड की तरफ जाने की तैयारी में थे और जा रहे थे, तैयारी नहीं जा रहे थे, तो किसने बैरिकेड लगाए, किसने किले गाड़ी, किसने रोडों को खुदवाने का काम किया, किसने पानी की बौछारें बरसवाने का काम किया? जब आगे से बैरिकेड्स लगे, किले गाड़ दिए। रेणु जी, अब इसका जवाब तो देखिए आप भी दे सकते हैं, इसका जवाब तो आप भी दे सकते हैं। ठीक है रेणु जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। रेणु जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। रेणु जी, आपसे सवाल कर रहा हूँ। पुरानी पार्टी के एक परिपक्व नेता है रेणु जी, पुरानी पार्टी के एक परिपक्व नेता है। ताली बजाने वाली बात आप किसानों को कहेंगे तो मिल जाएगी ताली इस बात से, लेकिन प्रैक्टिकली आप ये बात जानते हैं कि बिना इजाजत के कोई भी आंदोलन नहीं हो सकता है, और वो जो एनडीएमसी का हाई सेंसिटिव एरिया होता है उसमें ट्रैक्टर्स लेकर के जाने पर मनाही होती है। ये बात जानते हैं आप? अब इसका उत्तर दो ना रेणु जी, आप बोल रहे थे, मैं उत्तर दूंगा। मैं एक बार मैं उनसे जवाब ले लूं, फिर मैं दोनों के पास आ जाऊंगा। मैं उनसे जवाब ले रहा हूं। बिना बात के उनको बदनाम करने की कोशिश करें रेणु जी, अपनी आवाज तो वो उठाएंगे ही ना। रेणु जी, अगर सरकार ने जिस दिन पहले दिन यहाँ आंदोलन उन्होंने अंबाला से शुरू किया, बिल्कुल मेरी बात सुनिए, अंबाला से आंदोलन शुरू हुआ, कितनी निर्दयता से ठंड के दिनों में उन्होंने उनके ऊपर वाटर कैनन बरसाए। क्या सरकार का ये, और उन्होंने तो क्या सड़कें खोद दी। अरे पब्लिक प्रॉपर्टी आप बनवाने से तो रहे, सड़कें आप बनवाने से तो रहे, आपने तो सड़कें ही खोद डाली। जनता के पैसे का आप नुकसान कर सकते हो, आपके जो मन में आती है आप वो कर सकते हो, किसी को भी आप मैम, राजनीतिक मुद्दा है, आप लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, वरना वो स्टेटमेंट अभी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है कि पंजाब में मत बैठिए, हरियाणा दिल्ली में जाकर जो करना है कीजिए। किसान हैं, ये राजनीतिक हैं, राजनीति इनको सहारा दे रही है। देखिए उसमें भी, उसके ऊपर भी डिबेट हुई थी और बिल्कुल बात हुई थी कि जो ठीक है मैं आऊंगा। मैं एक बार रेणु जी को जवाब देने दीजिए, एक बार विजेंद्र जी अपनी बात रख लेते हैं। वेणु जी, एक बार वीरेंद्र जी अपनी बात रख लेते हैं, मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। 4625 में से एक विधायक ऐसा है जिसने त्याग पत्र देकर के किसानों के साथ खड़ा होने का काम किया, और कम से कम 50 लाख रुपए मंत्री सहायता दे रहा है मेडिकल चला करके। अगर वो विधायकों की संख्या हरियाणा में सर, अगर विधायकों की संख्या 1 ना होकर के 10 या 15 होती तो देते 15 की 15, क्या इस्तीफा देते 15? बिल्कुल। अगर केशव जी, अगर 15, बोलिए। हाँ, क्या कर रहे थे? मैं कह रहा हूं कि अगर विधायकों की संख्या 1 ना होकर के 10 या 15 होती तो देते 15, सारे इस्तीफा देते। और अगर कांग्रेस की तरह मेरी रेणु बहन बैठी है 31 होते तो आप मेरे को एक जवाब दीजिए रेणु जी, अगर 31 होते तो हम इस सरकार को पलटने का काम करते। आपके लिए, कांग्रेस के लिए बड़े शर्म की बात है केशव जी, हरियाणा में ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का संशोधन किया गया जो कांग्रेस के टाइम में बनाया गया था, इनके द्वारा बनाए गए कानून को चेंज किया जाता है, और ये वहां पर जो ना रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, रेणु जी, ठीक है, उसको रिक्वेस्ट, आपने कानून ठीक है, और बैठे बैठे भूपेंद्र जी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप सभी को रोकूंगा, मैं आप सभी को रोकता हूं। रेणु जी, सुनिए सर, कोई भी देश में मुद्दा होता है तो उसे राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करती है, इसलिए अपनी अपनी जगह पर आप सभी सही हैं, अपनी अपनी जगह पर आप में से कोई भी गलत नहीं है, लेकिन सही या गलत कौन है उसका फैसला वो करेगा जो कि इस बात से पीड़ित है, प्रभावित है। ठीक है सर, मेरे पास समय की भी कमी है, मुझे फाइनल कमेंट भी लेना है, इसलिए मैं शुरुआत अब उसी से कर रहा हूं जो कि इस पूरे प्रकरण से, पूरी लड़ाई से सबसे ज्यादा पीड़ित भी है और प्रभावित भी है, यानी कि किसान। अशोक मलिक जी, फाइनल कमेंट सर। देखिए केशव जी, जो शास्त्री जी ने कहा था कि भाई क्या परमिशन ली, किसी ने वो किया, हम वहां दाढ़ी के सवाल थे, तो मैं पहले बता दूं, एक तंत्र होता है, एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भी दिया जाता है, कानून बनने लग रहे थे, फिर वहां से ज्ञापनों के माध्यम से और हर तरह से सरकार को चेताया गया। और बुराड़ी की जो बात करेंगे, बुराड़ी में रोकना चाहते, वो तो अस्थायी जेल बनाना चाह रहे थे, बैठे रहो, वहां कौन सुन रहा था, चाहे 20 साल बैठे रहो, क्या फर्क था। पीछे जैसे 2020 में
जो जाट आरक्षण वादा, इन्होंने एक यूपी से हायर करके एक आदमी को खेतों में बिठा दिया, हमारे आदमियों खेतों में बिठा गए और उस आंदोलन को कुचलने का काम किया था बीजेपी पार्टी ने। तो अब यही बुराड़ी में करना चाह रहे थे, तो इसीलिए बुराड़ी में लोग उस पिछले आंदोलन से सबक लेते हुए उसमें नहीं बैठे, क्योंकि वहां से स्थायी जेल बनानी थी इन लोगों ने। तो ये कह रहे कि मेरे जवाब दो, और अंदर जाने की परमिशन कितनी परमिशन, हमारे प्रवक्ता और भी हमारे नेता वहां अंदर गए, किसने परमिशन दी भी तो ये संसद चल रही थी, संसद में भी ऐसे हर आदमी की तलाशी ले गए जानू आतंकवादी, जैसे उन लोगों को इस तरह से अंदर 200 लोगों में मुश्किल से परमिशन आप लोगों ने दी थी। तो हमारा आपसे निवेदन है शास्त्री जी, आप कह रहे थे कि हमने 3 घंटे वो भारत बंद का आह्वान किया, क्यों 3 घंटे में क्या किसी को तकलीफ नहीं होती? अगर कोई इमरजेंसी केस है वो 3 घंटे में नहीं होता। तो हमारा निवेदन है सरकार से कि बातचीत का जरिया खोले और बातचीत के टेबल पे आए और इस समस्या का समाधान करने की। वेणु अग्रवाल जी 30 सेकंड मैम, जल्दी से। बिल्कुल यही बात दोबारा दोहराना चाहूंगी कि जनता ने आपको सत्ता पर बिठाया है, कुर्सी पर बिठाया है। जनता का ध्यान दें और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालें। केवल अपनी सत्ता की मलाई चाटने से जरा अपने ध्यान को हटाइए। और क्योंकि अब आने वाले हैं इलेक्शन और वोट की चोट से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको यह गलती कितनी महंगी पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम किसान के साथ खड़े हैं और हर तरह से किसान के साथ। ठीक है महेंद्र जी 30 सेकंड सर, जल्दी से। केशव, मेरा तो बहुत स्पष्ट कहना है कि मैं तो इस आंदोलन में एक अच्छी बात ये देख रहा हूं कि अब देश के किसान के साथ देश का आम आदमी भी अपनी समस्याओं को देखने लगा है, जानने लगा है, समझने लगा है। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है विजेंद्र जी, जल्दी से अपनी बात कहिए सर। हाँ देखिए, मैं सभी सरकार के नुमाइंदों से ये कहना चाहूंगा कि हमारा पूरा सभी हिंदुस्तान के नागरिक निवेदन है कि सरकार एक सच्ची नीयत के साथ किसानों के साथ संवाद शुरू करे, क्योंकि संवाद से ही समाधान निकलेगा। तो सरकार को तुरंत प्रभाव से किसानों के साथ अपनी बातचीत बिना शर्त के शुरू कर देनी चाहिए। सत्यव्रत जी 30 सेकंड सर, जल्दी से। देखिए, मैं इस बात के आज डिबेट का कैलकुलेशन इस बात से लेकर चलता हूं कि बंद किसी चीज का आह्वान नहीं है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय जनता जो है वो कोरोना की महामारी से निकलकर अब धीरे धीरे पटड़ी पर आने लगी है। वैक्सीनेशन बहुत तेजी से चल रहा है। आम जनजीवन ठीक व्यवस्था में चले, इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर केवल सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों को जो उकसा रहे हैं उनको बंद करना चाहिए। और किसान की जो बात है वो सरकार मानने के लिए। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। महेंद्र जी, अशोक जी, सत्यव्रत जी, वेणु जी, विजेंद्र जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।